वीडियो ऑन रहेगा, आपको वीडियो ऑफ नहीं करना है। आई वांट टू सी योर फेसेस, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, आई वांट टू सी देयर फेसेस, दोज हु आर एंटरिंग इन द क्लास। विदाउट वीडियो जो भी रहेंगे क्लास में, हम उनको बाहर कर सकते हैं, क्लास के बाहर। ये नहीं सोचिएगा कि मैम ने कह दिया नहीं करेंगे, आई विल डू, हम वही करेंगे जो हम बोले हैं। ब्लैक बोर्ड विजिबल है सभी को? ब्लैक बोर्ड विजिबल है या नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. ब्लैक बोर्ड Yes, ma'am. विजिबल और नॉट? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे? आज का टॉपिक क्या है, बोलेंगे? Ma'am, colonialism, rural and tribal societies. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ लेट अस स्टार्ट ऑल ऑफ यू। पेज नंबर है आपका 112, पेज नंबर इज 112। Start now. Page number is 112. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I request all the students, those who are in the class, please open your video को अपना open करिए. I want to see your faces. How many of you are attending the class? That's is my main motive. I want to see the students who are attending the. श्रेया कुमारी, अपना चेहरा भी दिखाइए, बुक दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो हमें पता है कि आपके पास बुक है। I want to see your face. Okay, now chapter 10, colonialism and rural and tribal society. colonialism का मतलब इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। We have already studied about the Britishers, किस तरह से आकर के और सबको मतलब टीपू सुल्तान तक सबको they have defeated and established them in the different wars, जो कि नाम है पलासी का, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत. These are the names of some important battles of the Indian history. And after that the Britishers ultimately established their rule in India. आप कहते हैं colonialism मतलब? Yes, good morning to all of you. Good morning. माइक को म्यूट करिए, म्यूट योर माइक, ओपन योर कैमरा, म्यूट योर माइक. माइक को म्यूट रखिए. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड. अब जब भी क्लास में आइए तो डोंट से मी गुड मॉर्निंग. 5 minutes have already passed. Colonialism and rural and tribal society. Lesson 10. We are going to start now. So before starting the chapter, पहले इसका नेम क्या होता है? Colonialism. What is the meaning? जो ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ अपना राज्य बनाया तो कॉलोनी, बिकॉज अपने कंट्री से हटकर अलग दूसरे जगह गए तो उसको कॉलोनी कहा गया. उपनिवेश, हिंदी में उपनिवेश मतलब अपने घर करने का अलग हटकर अपने जगह से जो किया जाता है उसको उप मतलब सेकंड. रूरल एंड ट्राइबल, अब उसमें गांव, इंडिया उसमें गांव का ही ज्यादा, शहर नहीं था. और ट्राइबल मतलब यहाँ पर जो रहने वाले लोग जो जंगल में रहते थे, जिनको हम लोग आदिवासी कहते हैं, वो लोग थे. तो यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज rule in India was a long journey full of confrontations, struggles, battles, wars and diplomatic moves. अब कहता है कि जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल हुआ वो फुल ऑफ क्या क्या कहता है, कॉन्फ्रंटेशंस मतलब आपस में जो एक दूसरे कॉन्स्पिरेसी किए, स्ट्रगल लड़ाई भी हुआ, बैटल, स्ट्रगल का मतलब बैटल स्ट्रगल संघर्ष मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश करने का संघर्ष, बैटल मतलब आमने सामने का लड़ाई, वॉर एंड डिप्लोमेटिक मूव्स. डिप्लोमेटिक मतलब किसी को अपने दिमाग से बेवकूफ बनाना, दोस्ती करना, किसी तरह अपने आप को एस्टेब्लिश करना. दैट इज द इंग्लिश केम. किन्हीं को कोई क्वेरी होगा तो वो हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं,
या अगर डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे तो वो हमसे फिर जो है ये भी कर सकते हैं, क्या कर, चैटिंग भी कर सकते हैं। यू मे आस्क क्वेश्चन, कभी भी आपको जो नहीं समझ में आए आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का द इंग्लिश। द सॉरी द इंग्लिश केम एज स्टेटस, इंग्लिश हमारे यहाँ कैसे आए थे? व्यापारी के रूप में आए थे। एंड बिकेम आवर मास्टर्स, और हमारे मालिक बन गए। कहने का मतलब है मालिक हमारे बन गए, मतलब हमको धीरे धीरे हरा करके। स्लोली दे कंसंट्रेटेड, दे कॉन्कर्ड इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड देन हेडेड टुवर्ड द नॉर्थ। मतलब साउथ से लेकर ईस्ट तक उन लोगों ने जीत लिया। अब नॉर्थ की तरफ गए, ईस्ट की तरफ बंगाल ये सब था, अब नॉर्थ की तरफ गए। नॉर्थ का मतलब ये जो है पंजाब कश्मीर उधर बढ़ गए। ग्रेजुअली दे इमर्ज एट द सुप्रीम पावर इन इंडिया। कहता है धीरे धीरे वो लोग जो है सुप्रीम, इंडिया में सुप्रीम पावर बन गए। सुप्रीम मतलब सबसे बड़े पावरफुल बन गए, ये कहने का मतलब है। देयर वाज हार्डली एनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हिच वाज नॉट अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। अब कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा, जिसे जो सभी के लाइफ के लिए जरूरी होता है। लेकिन ये चैप्टर में ये बताएगा हम लोगों को। अभी हम क्लास 7 को पढ़ा रहे थे तो बच्चे उस समय पूछे थे कि मैम हम लोग जो है पहले सोने की चिड़िया थे, ये आप लोग सुने होंगे, लेकिन अब नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो अब क्यों का जवाब जो वो बच्चे जो 7 में पढ़ते हैं 8 में आएंगे तो उनको मिलेगा। लेकिन आपको ये लेसन में आपको जवाब मिल जाए कि हम सोने की चिड़िया अब क्यों नहीं। बात समझ गए? इसलिए प्लीज इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो कहता है देयर वाज हार्डली एनी एस्पेक्ट। अब कहता है कि कोई, हार्डली का मतलब कोई ऐसा मतलब क्षेत्र नहीं था जिसमें ब्रिटिशर्स ने, इंडियन का, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपना मतलब कहिएगा कि पेज नंबर है 112 लेसन 10, जहां ब्रिटिशर्स ने अपना, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है। आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट प्लीज ऑन योर वीडियो, नहीं तो अब थोड़ी देर के बाद हम जिनका भी वीडियो हमको ऑन नहीं मिलेगा उनको हम वेटिंग रूम में डालना शुरू कर देंगे। वो हम फोन नहीं करेंगे, हमको आप वेटिंग रूम, इसलिए आपको वेटिंग रूम में डालेंगे क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं। आप इस पर विदाउट वीडियो क्लास में नहीं बैठेंगे। Unlike the earlier rulers and invaders, the English totally shattered the traditional and self-sufficient rural economy. ट्रेडिशनल मतलब जो पहले का, मतलब भारत के जो बाकी जो राजा थे, जो इंडियन रूलर्स थे, वो लोग जो है इंडिया का जो मतलब इंडिया का जो अपना जो सोशल और इकोनॉमिक सेटअप था उसको वो लोग खराब नहीं करते थे, उसको बढ़ावा देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने फायदे के लिए लोगों ने वो सारे सोशल स्टेटस को और इकोनॉमिक इसको लोगों ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। इज इट क्लियर? इसको एक बार हम उन बच्चों का नाम ले ले रहे हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं। वो है आयुष राज, आलोक कुमार, आयुष तिवारी। फिर से आयुष तिवारी बिना वीडियो करके तुम ऑन नहीं है तुम्हारा, तुम बैठे हुए हो, तुमको हम फिर से वेटिंग रूम में डालेंगे, इतना याद रखना। और आदित्य नारायण और गौरी कुमारी, आपका पास तो, आप तो लगता है कि आपका माइक भी नहीं है, आप बस क्लास लगा करके हट चुके हैं आप लोग। आयुष तिवारी, अगर क्लास में रहना है तो अपना वीडियो ऑन करके बैठोगे, नहीं तो क्लास छोड़ दो, क्लास छोड़ दो। गौरी कुमारी और आयुष राज। दिस इज माई, एकदम हम उसमें कुछ नहीं, हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। एनी टाइम हम जब देखें वीडियो पे आपका चेहरा आना चाहिए। वीडियो को ऑन करके तभी बैठिए। अब कहता है द एट इन द इंग्लिश टोटली सैटर्ड द ट्रेडिशनल सेल्स। सैटर्ड मतलब बंद कर दिया। शटर का मतलब होता है शट डाउन, जिसको कहते हैं बंद कर दिया। सेल्फ सफिशिएंट, जो गांव के लोग जो आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपने आप पे आत्मनिर्भर थे। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर, कि हम अपना सारा काम खुद ही कर लेंगे, उसको उन लोगों ने खत्म कर दिया। दे हैव स्टॉप्ड, सैटर्ड। The economic exploitation of India by the British ruined the peasantry, uprooted the tribals and the destroyed Indian trade and handicraft. अब देखिए
द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आर्थिक रूप से उन्होंने इंडिया का इतना ज्यादा पैसा दोहन करना, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब दोहन करना, मतलब अपने फायदे के लिए किसी को सताना, दैट इज नोन एज एक्सप्लॉयटेशन। तो इंडिया को का जो आर्थिक पैसे वाला जो जितना भी काम था वो ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा एक्सप्लॉयट किया कि अब इससे क्या हुआ कि इंडिया रियून का मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। प्रेजेंटली अपरूटेड द ट्राइबल्स, मतलब किसानों को जो किसान अपरूटेड जो ट्राइबल थे, मतलब जो मतलब कहिएगा कि आदिवासी थे, एंड डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, और भारत के जो व्यापार और जो हस्तशिल्प का हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से काम करते थे जो बुनकर और बाकी लोग सबको उन्होंने खत्म कर दिया। अब देखिए अब कैसे है कॉलोनियल एग्रेजन, एग्रेरियन पॉलिसी एंड एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चरल। बिफोर द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द रूरल लाइफ इन इंडिया वाज सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट। अब इनके आने के पहले गांव के जो लोग थे वो लोग सादगी से और आपस में ही रहते थे, उनको दूसरे किसी से, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब जो मेरी जरूरत है वहीं से पूरा हो जा रही, बाहर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। द ब्रिटिश ब्रॉट मेनी चेंज इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके थे ऑलरेडी, जो कि कहा गया कि द मेन सोर्स ऑफ द इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। तो ब्रिटिश आने के बाद राजा जो है उतना ही लैंड रेवेन्यू लेता था जिससे किसानों को कष्ट नहीं हो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इतना लैंड रेवेन्यू लेने लगे कि जिससे किसानों को जितना भी कष्ट हो वो कम था। अब समझ में आ गई बात सबके? नाउ अब कहता है रेवेन्यू सिस्टम एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट, देयरफॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइज्ड various methods to ensure collection of revenue from the Indian territory। अब कहता है कि तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इतना तरह का कि किसी तरह से पैसा इंडियन टेरिटरी से लिया जाए, इसका उसने कोशिश पूरा किया। अब कहता है कि क्या क्या किया, therefore sorry रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी एनेक्स एंड कंट्रोल देम। एनेक्स मतलब उनको जो है अपने में मिला लिए, अगर वो नहीं माने तो उनको जबरदस्ती लड़ाई करके अपने में मिला लिए, और कंट्रोल देम, और तब उनको कंट्रोल कर लिया। एट द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज। अब जैसे जैसे ब्रिटिश लोगों का मतलब राज बढ़ रहा था तो उनको राज्यों से वो पैसा ले रहे थे, दैट इज द मीनिंग। तो अब इससे क्या उनका लालच बढ़ रहा था। So much so that land revenue became the biggest source of income for the company. At this stage, land revenue settlements were introduced with an aim to legitimate the practice of economic exploitation. अब उन लोगों ने, अब उस समय जो है लैंड रेवेन्यू बढ़ रहा था, तो लैंड रेवेन्यू बढ़ रहा था, तो अब ये धीरे धीरे इन लोगों ने उस तरह का कर दिया कि किसी भी तरह से लैंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जमीन से पैसा लिया जाए, किसानों से खेती का जो जमीन था उससे पैसा लिया जाए, ये कहने का मतलब था। Therefore, the जमींदारी system under the permanent settlement was introduced in Bengal in 1793 by Lord Cornwallis। परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्ती इसको कहते थे, और जमींदारी सिस्टम बनाया गया 1793 में, और इसको किया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया वेयर पुट अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम, वेयर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध केम अंडर द महलवाड़ी। देखिए तीन तरह का, एक जमींदारी सिस्टम किया, एक रैयतवाड़ी सिस्टम किया, और एक महलवाड़ी सिस्टम किया। एरिया अलग अलग था, मतलब बंगाल ईस्ट के तरफ, वो जो ईस्टर्न जो स्टेट थे जिसमें हम लोग का बिहार भी था, उस बिहार, आसाम, ये सब उड़ीसा और बंगाल, यहाँ पर जमींदारी सिस्टम। और उसके बाद साउथ एंड वेस्ट इंडिया के तरफ जो रैयतवाड़ी सिस्टम, और नॉर्थ और वेस्ट प्रोविंस के तरफ क्या किया? महलवाड़ी सिस्टम। तीन तरह का। तो जमींदारी सिस्टम was made the hereditary right to the जमींदार्स under the permanent settlement और the जमींदारी बंदोबस्त in 1793। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हेरिडिटी मतलब एक जमींदार के बाद उसका बेटा, ये हेरिडिटी का मतलब ये होता है खानदानी, एक के बाद दूसरा, यही इसका मतलब हुआ। तो कहता है there were made the owners of the land and were forced to pay 89% of the total revenue to the British government। अब जमींदारों को मतलब जमीन का मालिक बना दिया गया, और उनको कहा गया कि तुम जो हो किसानों से जितना हो सके उतना टैक्स लो, मतलब फिक्स किया गया कि इतना टैक्स लो, और जितना अगर 100 रुपीज टैक्स लो तो 89 रुपीज जो है टैक्स का जमीन किसको दे दो? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दो।
ये कहने का 89% टोटल रेवेन्यू टू द देयर ओन शेयर वाज 11%। अब बाकी 11 रुपया जमींदार का अपना हो जाता था। द सिस्टम दिस gave birth to a new class of landlord consisting of the raja and talukadar called the jamindar who had the power to evict any cultivator। evict मतलब हटा देना। अब एक नया लोग आया जो कि अब उनको evict मतलब हटा देते थे, किसी भी अगर वो रेवेन्यू नहीं देता था तो किसी भी किसान से उसकी जमीन को छीन लेते थे। कहने का मतलब who cultivator of the soil due to the non payment of revenue, अगर वो पैसा नहीं देता था तो as such they use oppressive methods to collect the taxes। मतलब और टैक्स वसूल, ऑपरेसिव मतलब बहुत सताने वाला मेथड को वो लोग यूज करते थे। ऑपरेसिव मतलब दबा कर सता कर किसी तरह से पैसा ले लेना है। कहने का मतलब है एनी हाउ आई हैव टू कलेक्ट मनी। और अंग्रेज भी दबाव देते थे कि पैसा दो, नहीं दोगे तो तुमसे जमींदारी छीन लिया जाएगा, दूसरे को जमींदार। व्हाट इज तालुकदार नेम? एक ये जमींदार तालुकेदार ये सब एक पोस्ट था उस समय, नाम था और कुछ नहीं था। ये तालु वो लोग जमींदार कहलाते थे, तालुकादार कहलाते थे, ये सब टाइप नहीं। जमींदार की तरह तालुकादार भी, जैसे राजा हट गए मान लो, राजा के बाद अब जमींदार को, तो जमींदार तालुकादार जो जमीन के मालिक उन्हीं लोगों को कहता था राजा। और ये अब कहता था द पीजेंट्स वेर कंपेल्ड टू टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स। अब जो है अब रेवेन्यू देने के लिए किसानों को क्या कर, अब पैसा नहीं रख, अगर मान लीजिए किसी साल खेती नहीं अच्छा हुआ, अब जैसे मान लीजिए अभी कोरोना ही है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो कोरोना के समय जमींदार किसानों के पास पैसा नहीं है, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि आप लोग खेती करिए, और पैसा भी दे रही है। और लेकिन उस समय अंग्रेजों ने क्या किया कि जमीन आपको के पास कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, आप मर भी जाइए, बट आपको रेवेन्यू देना है। तो उस रेवेन्यू को देने के लिए जमींदार जो थे वो क्या करते थे, मनी लैंडर से, जो मतलब जो कहिएगा साहूकार, जो पैसा सूद पर देता था, उससे भी पैसा वो लोग लेते थे। नतीजा क्या होता था, जमींदार भी उनका पिटाई करता था, मनी लैंडर भी पिटाई करता था, किसानों की दशा बिल्कुल बेगर की तरह होती, जस्ट बेगर की तरह उनकी हालत हो गई। तो यही जो क्लास 7 के बच्चे ने जो मुझसे पूछा था, तब यही समझ लीजिए कि अब इंडिया सोने की चिड़िया है या एक बेगर है। तो अब इंडिया को अंग्रेजों ने क्या बना दिया, एक बेगर की तरह बना दिया। इट वाज द मतलब क्या कहेगा, इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाउ, which made their life miserable। miserable मतलब बहुत दयनीय बना दिया। On the other hand, maximum benefit went to the जमींदार। और ज्यादातर पैसा जो है किसको मिल जाता था, जमींदार को। जमींदार लोग कभी कभी अंग्रेजों से झूठ भी बोलते थे, इतना पैसा या इस तरह से हुआ, और सारा पैसा वो लोग अपने पास रख भी लेते थे। Is it clear now? Now next, as the company could not claim on the increased income of zamindar as they had fixed it permanently, they decided not to implement this system in the newly conquered territory। अब कंपनी का यहाँ पे कह रहा है परमानेंट सेटलमेंट, इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि जमींदार का अगर पैसा बढ़ता था तो कंपनी वाले जो है उससे बहुत पैसा नहीं मांग सकते थे, क्योंकि वो फिक्स कर दिए थे कि यही इतना हमको चाहिए, इससे ज्यादा जो होगा वो तुम्हारा होगा। तब अब उन लोगों ने क्या किया कि जो नए जगह उन्होंने कहा, तो अब न्यूली कॉन्वर्ट, अब वहां पे नया चीज उन लोगों ने किया। अब जब मतलब जमींदारी सिस्टम छोड़ दिया और अब नया रैयतवारी सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया बाय थॉमस मुनरो इन 1800। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम किया था, और थॉमस मुनरो ने क्या किया, रैयतवारी सिस्टम किया। अब इसमें क्या, लेटर इट केम इनटू इफेक्ट इन बॉम्बे एरिया आल्सो, बाद में बॉम्बे की तरफ भी आ गया। दिस सिस्टम एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रैयत। मतलब राजा, गवर्नमेंट और रैयत मतलब किसानों के बीच में, जमींदार यहाँ नहीं है। रैयतवारी मतलब जो लोग किसान थे उनके बीच में डायरेक्ट। एंड दैट इज कल्टीवेटर। द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टीवेटर एंड इट वाज क्वाइट हाई। अब सीधे वो लोग किससे रेवेन्यू लेते थे, किसानों से लेते थे, और वो बहुत ज्यादा होता था, कम नहीं लेते थे। और वसूल करने के लिए वो अपने कर्मचारियों को भेजते थे, जमींदार नहीं रहते थे। Under the, do you know, under the रैयतवारी system, the tax was not based on the produce, but on the potential of soil। अब रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था कि प्रोड्यूस पर नहीं, पोटेंशियल। अब मान लीजिए पोटेंशियल का मतलब मान लिया गया कि इस खेत में 100 बीघा के ये होगा, मतलब धान होगा, और अब मान लिया गया तो 100 बीघा के हिसाब से उस पर टैक्स लगा दिया गया। अब मान लीजिए कि उतना 100 बीघा नहीं होगा, फिर भी किसानों को
टैक्स उतना 100 बीघा के बराबर देना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ पोटेंशियल। The ryots were forced to pay revenue even when there were no crops due to flood. देखिए वो जो बात अभी हम बोले उसी को यहाँ पर देख लीजिए। रैयत को ऐसा कर दिया जाता था कि अब कुछ भी हो लेकिन तुमको पैसा देना है, रेवेन्यू देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि तुमको हर हाल में पैसा देना है। ड्रॉट और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी। महलवारी सिस्टम। अब रैयतवारी के बाद महलवारी। द महलवारी सिस्टम वाज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय Holt Mackenzie. It was introduced in 1822 in Gangetic Valley, Northwest Province, Central India and Punjab. Central India मतलब मध्य प्रदेश, Gangetic Valley मतलब गंगा के तरफ का एरिया जो था उधर, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ और वेस्ट का प्रोविंस मतलब थोड़ा पंजाब का एरिया और थोड़ा गुजरात का एरिया मिला करके, और ग्रुप ऑफ विलेज. Since the land, the forest and the pasture belong to the village community. अब पहले को in this system a collective settlement was made with the group of villagers called mahal. अब इसमें कहता है कि अब इसमें क्या किया गया, ग्रुप गांव के लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिसको महाल कहा जाता था. तो महल इसके पहले, महाल के पहले क्या होता था, जो लैंड, जमीन और जंगल, उस जमीन के साथ जंगल भी, और पास्च्योर लैंड, पास्च्योर मतलब जिस वो जब लैंड जिसपे कि जानवर जो है चरते थे, वो बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी, वो गांव के लोगों का धन था, उस पर किसी का अधिकार नहीं था. लेकिन अब क्या किया, द विलेजेस वेयर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. अब इसमें क्या किया गया कि अब गांव के लोगों को सबको बना दिया कि आप लोग सबको मिल करके आप लोग लैंड रेवेन्यू दीजिएगा. इट डेबिट ऑन द प्रोड्यूस ऑफ ए महाल. अब जो है महाल मतलब जो लोग ग्रुप जो बनाया गया, और उसमें जितना भी ये होता था उस पे से वो टैक्स ले लिया जाता था, जितना भी उपज माना जाता था, ले भी मतलब एक्स्ट्रा, तो उसको मान लिया गया कि इतना होगा, इतना में आपको इतना दे देना है. द महलवारी सिस्टम प्रूव टू बी ए कर्स फॉर द पीजेंट इन द फॉर्म ऑफ impoverishment, eviction from land and exploitation at the hand of money lender. महलवारी सिस्टम और खराब हो गया, क्योंकि अब इससे क्या हुआ कि मान लीजिए कि अब जबरदस्ती हर चीज के लिए पैसा देना है, जो चीज आप यूज करिए उसका पैसा आपको देना है. अब इससे क्या हुआ कि मनी लैंडर जो मतलब सूद पे पैसा देते थे उनको मनी लैंडर कहते थे, उन्हीं से पैसा लेकर के देने लगे और कर्ज में डूब गए. लास्ट में कभी कभी तो किसान आत्महत्या भी कर लेता था, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था तो वो अपने आप को मार लेता था. उसके बच्चों को भी ये लोग बंधक बना लेते थे कि पहले अपने फादर का कर्ज सधो. इस तरह से बहुत मतलब बहुत मिजरेबल कंडीशन हो गया था. The widespread resentment among the farmers of North India between 1830 to 1840 was one of the causes of the revolt of 1857. अब जो है रिवोल्ट जो हुआ था 1857 में, आगे बढ़िएगा आप लोग, तो वो जो है किसानों के बीच में जो असंतोष और जो मतलब बहुत अधिक उन लोगों का जो दुर्दशा हुआ, उसकी वजह से भी ये जो है रिवोल्ट का एक कारण था. 1800 मतलब 10 इयर्स लगातार कहता है उसको. ये ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. अब कमर्शियल क्रॉप मतलब वो जिसको हम लोग बेचते हैं, मतलब जिसे पैसा मिलता है, कैश पैसा, उसको कमर्शियल क्रॉप कहलाता था. विथ ए स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स इन साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. द फुट होल्ड मतलब अपना पैर जमा लिया. कहाँ कहाँ जमा लिया? साउथ इंडिया में, बंगाल में, बिहार और उड़ीसा में. कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses. अब इंडिया से इतना पैसा वो लेना चाहते थे कि यहाँ पर जो भी इनका खर्च था वो सब इनका यहाँ से पूरा हो जाए. They wanted profit और साथ साथ पैसा. So the company started using forced method to produce goods which were in good demand in Europe. अब उन लोगों ने क्या किया, वैसे चीजों को अब जबरदस्ती किसानों को कहने लगे कि अब उस चीजों को उपजाओ, मतलब बहुत ब्रूटल मेथड, मतलब बहुत कड़ाई से. कोरिसिव का मतलब ये हुआ, और मतलब कि आपको वही चीज उगाइए जिसको यूरोपियन मार्केट में जिसका डिमांड है. मतलब इंडियंस को छोड़ दीजिए, आपको जो जरूरत है उसको नहीं उगाइए, जो जरूरत यूरोपियन मार्केट में था, अधिक से अधिक पैसा उनको चाहिए था. कहने का मतलब ये है. अब द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वाज परचेज एट वेरी लो रेट. अब कहता था किस जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल मतलब खेती का जो सामान था उसको बहुत कम पैसे में ये लोग खरीद लेते थे. एंड सेंड टू इंग्लैंड, और उसको इंग्लैंड भेज देते थे. द फिनिश गुड वहां से जो बन जाता था, मान लीजिए कॉटन जो कपास उगाया गया यहाँ पर, उसको वो लोग खरीद लेते थे बहुत सस्ते में.
एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, और उसको इंग्लैंड भेज दिए, वहां फैक्ट्री में उस कपास से क्या बन गया, कपड़ा बन गया। जब कपड़ा बनकर वो आया तो अब वो महंगे रेट में इंडिया में बेचते थे। द फिनिश गुड ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड सोल्ड एट हाई प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उसको ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचते थे इंडिया में। एंड कंपेयर देम टू रेज सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। अब इन लोग को कहते थे, और किसानों को जैसे, सॉरी, द कंपनी फॉर द फार्मर टू डू कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब वो पैसा, जिस क्रॉप जिसको बेचने पर तुरंत पैसा मिल जाए। इंडिगो जो डाई के काम आता था, कॉटन, ओपियम अफीम जिससे दवा और भी बनता था, और उसको दवा भी बनाया जाता था, लोग उसको खाते भी थे। पीपर, tea, sugarcane, etc. And compares them to raise silkworm for the production of raw silk. और मतलब सिल्क का कीड़ा रेज मतलब उसको पालने के लिए कहते थे रॉ सिल्क, क्योंकि उसका भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड था और इट वाज वेरी कॉस्टली। द ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम टू चाइना सो दैट दे कुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। स्मगल और सेल मतलब देखिए उसमें हर गंदी काम वो लोग करते थे। स्मगलिंग का भी मतलब चोरी से चाइना भी बेच करके कि वहां के लोग खाएं और मतलब और उसे उनको अधिक से अधिक पैसा मिले। सिमिलरली इंडिगो कॉल्ड नील इन हिंदी वाज इन ग्रेट डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। अब इंडिगो मतलब वो डाई का काम करता था, इसलिए मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था उसमें बहुत इसका डिमांड था। द पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो प्लांट टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। उससे ब्लू इंडिगो प्लांट से ब्लू डाई निकलता था। They led miserable life as the it faced very low prices of indigo। और किसान जो लोग खेती करते थे वो लोग को क्योंकि बहुत कम पैसा देता है, इसलिए उनका बहुत मतलब हालत खराब था। मिजरेबल मतलब दयनीय दशा था। और आप लोग को पता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, महात्मा गांधी उस समय जो है जब आए थे इंडियन पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहले वो बिहार से ही इंडिगो किसानों के साथ ही उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी, जो वेस्ट चंपारण में। पेज नंबर 114 में देखिए इंडिगो दिया है, बिहार एंड बंगाल। यही बिहार में वेस्ट चंपारण से उन्होंने अपना शुरू किया था सत्याग्रह। बिहार म्यूजियम में इसका दिया हुआ। द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट, शुगर का मतलब चीनी के लिए, द कंपेयर वेयर अट्रैक्टेड मेनी यूरोपियंस टू सेट अप शुगर प्लांटेशंस इन इंडिया। अब यहाँ पर ये लोग शुगर की खेती भी करने लगे। शुगर केन गन्ना, द फार्मर्स हु प्रोड्यूस गुड jaggery for local requirement were now forced to produce thickened sugarcane juice for the sugar factory। अब पहले वो लोग गुड़ का आपस में ही खेत में ही अपना सेल्फ बना करके एक दूसरे से अपना काम चलाते थे, लेकिन अब फार्मर्स को क्या किया गया कि नहीं, तुम शुगर केन को करो, उगाओ, और वो जो है गन्ना जो है दो, उसका रस जो है हम दो फैक्ट्रीज को, क्योंकि वहां से उसका चीनी बनाया जाएगा। एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट वेरी लो प्राइस, और अपना जो प्रोड्यूस है उसको बहुत कम पैसे में बेचो। द ब्रिटिश इंडस्ट्री फ्लरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मतलब भारतीय इंडस्ट्री को दबा दिया और ब्रिटिश इंडस्ट्री को आगे बढ़ा दिया कीमत पर, मतलब इंडियन इंडस्ट्री के कीमत पर ब्रिटिश इंडस्ट्री आगे बढ़ गया। अब देखिए कमर्शियल क्रॉप में क्या क्या देते हैं। ओपियम कहाँ कहाँ इसका खेती होता था, बंगाल, बिहार एंड पंजाब। उसके बाद इंडिगो बिहार और बंगाल में। कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मतलब ये सारा चीज जो जितना नाम आपको दिया गया है, टी, पीपर, शुगर केन, इंडिया में उगाते थे लोग फोर्स करके, और फिर उसको क्या करते थे, महंगे यहाँ से सस्ते दाम में खरीद लेते थे, और उससे जो सामान उसको भेज देते थे कहाँ, इंग्लैंड में, और वहां से जब सामान बन जाता था तो इंडिया में फिर उसको महंगे दाम में बेचते थे। अब देखिए अब कितना मतलब इंडियंस को कितना फायदा, घाटा हुआ, लॉस हुआ, और उनको कितना प्रॉफिट हुआ, ये देख लीजिए। कंडीशन ऑफ द फार्मर, किसानों का हालत क्या था। 115 में देखिए, पेज नंबर 115, किसानों की हालत क्या थी। ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज मतलब जो नेचर से होता है, प्रकृति से होता है। अब प्रकृति से क्या क्या, फ्लड, अभी भी आप लोग देखते हैं पानी पड़ रहा है तो बाढ़ आ गया है। ड्रॉट एंड फेमिन, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं अकाल आ जाता है। इंडियन फार्मर्स वेयर फर्दर ओवरबर्डन विद हाई टैक्सेस। अब इंडियन फार्मर को, भारतीय किसानों को क्या हो गया, अब जो टैक्स, हाई टैक्स जो ब्रिटिशर्स जबरदस्ती लेते थे। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन मतलब वो लोग किसे लेते थे, मनी लैंडर से लेते थे, और उसको उनको देना भी पड़ता था। डेब्ट एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेब्ट मतलब कर्ज, और इंटरेस्ट रेट कैसा था, बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि
मतलब जितना मतलब 100 रुपया अगर उनका उधार रहता था तो उनको हजारों रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता था, इतना ज्यादा था। दे वर लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, मतलब किसानों का हालत क्या हो गया, दयनीय, गरीब और फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेट मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। As a result, many peasants who failed to pay the land revenue lost their land and became landless labor. अब वो लोग अपना जमीन खत्म हो गया, जमींदार ने छीन लिया, और या लैंड इसने क्या कहेगा कि इसने क्या कहेगा, मनी लेंडर ने छीन लिया, और अब वो लोग जो है लैंडलेस हो गए, अपने जमीन में ही क्या करने लगे, मजदूर बनकर काम करने लगे। दे वर फोर्स्ड टू वर्क एज ए वेरी लो वेजेस, और उन लोग को वो लोग बहुत कम पैसा मजदूरी के रूप में देते थे। रिवोल्ट बाय फार्मर, अब ये सारा चीज जो है मिला करके किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया, रिवोल्ट किया। रिवोल्ट मतलब विद्रोह किया। Whenever atrocities, repression and exploitation reach beyond a certain limit, अब कहता है कि किसी को भी सताना, एट्रोसिटीज परेशानियां, उसको दबाना और उसको शोषण करना, मतलब उसको अपने फायदे के लिए परेशान करना, अब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देयर वाज ए मास आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट एंड रिवोलियन। तो अब क्या होता है, बहुत मास का मतलब सारे लोग मिल करके आउटबर्स्ट करते हैं, मतलब अपना गुस्सा निकालते हैं, दैट इज नोन एज द आउटबर्स्ट। उसको क्या कहते हैं, रिवोल्ट कहते हैं या विद्रोह कहते हैं। देयर वाज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनजस्टिस meted with out of the farmers at various times during the British rule. Some of these were as follows. अब बहुत इतना ब्रिटिश ने तंग कर दिया इंडियन किसानों को कि अब वे लोग जो है रिवोल्ट या रिवेलियन करने लगे। अब उसका कुछ नाम देता है, क्या क्या उन्होंने किया इंडियंस के साथ। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली ऑफ द रूरल मासेस, अब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओपीएम का खेती करो, इंडिगो का करो और सारा पैसा हमको दो। ये लैंड स्टैंडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इंडेप्टनेस, अब बहुत ज्यादा उनके पर जो लोन हो गया मनी लैंडर से ले लिए और कर्ज में जो डूब गए उसको कहता है। इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम लैंड लेड देम टू बिकम लैंडलेस लेबर। इविक्शन मतलब हट जाना, जमीन का जो मालिक था उसको जबरदस्ती गरीबी की वजह से और कहिएगा कि कर्ज की वजह से अपना जमीन जो है मनी लैंडर ने छीन लिया या जमींदार ने ले लिया, और अपनी ही जमीन पर वो क्या हो गया, खेती करने लगा लैंडलेस लेबर बन के, मतलब उसको अब पैसा दे करके कम पैसे में मजदूर बन गया, किसान से मालिक से मजदूर बन गया। दिस कॉजेज रिवोल्ट, this causes resulted in revolt, outbreak and rebellions even before the first war of independence in 1857. अब 1857 के पहले ही बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया किसानों में, ये बात समझ लीजिए। अब कहता है it was only in 1930 that the organization of किसान सभा started supporting the cause of the people. 1930 में किसान सभा बना, जो लोग जो है किसानों के प्रॉब्लम को सपोर्ट करने लगे। उसमें मतलब इंडियंस जब लड़ने लगे अपने देश के लिए तब उस समय। डू यू नो द रैयत ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड द रिबेलियन ब्रोक आउट इन 1859 नोन एज ब्लू रिबेल। मतलब बंगाल के जो किसान थे उन लोगों ने कह दिया कि हम इंडिगो नहीं जमाएंगे, और 1859 में विद्रोह किया जिसका नाम था ब्लू रिबेल, ब्लू क्रांति। द Mofas of India revolted against the increasing burden of taxation in 1860 and 1870s. The Deccan riots turned violent in 1875 due to rural indebtedness. Indebtedness मतलब गांव में इतना कर्ज हो गया कि वो लोग भी विद्रोह किए। The peasant movement of Champaran in northwest Bihar started in 1860 and went on till 1920. जब तक गांधी जी मतलब आ गए थे, वही सबसे पहले चंपारण गए थे, उस समय तक पीजेंट मूवमेंट चल रहा था। द पीजेंट्स अपोज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड हाई टैक्सेस। किसान जो है विरोध कर रहे थे कि हम लोग इंडिगो नहीं उगाएंगे और जो हाई टैक्स आप ले रहे हैं वो नहीं देंगे। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एंड फैजाबाद इन उत्तर प्रदेश विटनेस ऑपोजिशन बाय द फार्मर अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो टैक्स लेते थे, ये सब उत्तर प्रदेश का। द अवध किसान सभा was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru in 1920. Increase in revenue was opposed by farmers in Tanzore, ये साउथ का है, in 1920 to 24 में। उसके बाद the first Rayat Association was organized by N.G. Ranga in 1923 में। The Kisan movement in Uttar Pradesh demanded the abolition of जमींदारी system, कि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जाए। In 1927 बाराडोली गुजरात में है,
Sardar Patel opposed the increase in revenue by the Bombay Presidency. बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब उस समय जो है अंग्रेजों का जो बॉम्बे का जो ये था वो 4 जगह था ना, सत्याग्रह फोर्स द गवर्नमेंट टू रिवाइज द रेवेन्यू। अब इतना सत्याग्रह हुआ उस समय क्योंकि अब उस समय इंडियंस जो है रिवोल्ट करने लगे थे और ब्रिटिश थोड़ा पीछे भी हटने लगे थे। ये है द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा अपोज द रेवेन्यू राइज। खेड़ा के जो किसान थे उन लोगों ने भी रेवेन्यू जो बढ़ा उसका विरोध किया। कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। अब ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल मतलब जो लोग जंगल में रहते थे। अब देखिए ट्राइबल्स के पहले एक बात बता देते हैं, इंडिया के जो आदिवासी थे वो आज भी जो लोग बच गए हैं वो लोग जो है अपने सारा नीड जंगल से ही पूरा करते हैं। मतलब खाने का, रहने का जंगल में रहेंगे, जंगल से ही जो कुछ होगा मिलेगा। काटते नहीं है पेड़ को, उस समय भी नहीं काटते थे वो लोग, आज भी नहीं काटते। और जो गवर्नमेंट अब, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उन लोगों को बहुत सारा फैसिलिटी दे के रखा है, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने इस सिस्टम को भी खत्म कर दिया। द प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रेजेंट मेड द ब्रिटिश ग्रीडियर। मतलब किसानों से जो फायदा होने लगा, प्रॉफिटेबल मतलब जो फायदा होने लगा, इससे मतलब ब्रिटिश लोग और लालची होते। कहने का ग्रीडियर का मतलब उनका लालच बढ़ता है, ये कहने का मतलब है। देयर नेक्स्ट टारगेट वाज द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया who lived in deep forest and led a life of self sufficiency। जो घने जंगलों में रहते थे और सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद पे डिपेंड थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। देयर ट्रेडिशनल इकोनॉमी वाज बिल्ट अराउंड फॉरेस्ट। उनका सारा कुछ जो जंगल के आसपास है, उससे ज्यादा उनको कोई नीड भी नहीं था। वो लोग बाहरी लोगों से बहुत मिलते जुलते भी नहीं थे। दे फर्मली बिलीव दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू देम। उनको एकदम ये विश्वास था कि जंगल जो है किसका है, उनका है। एंड दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल के लिए बने हुए। उनको जंगल में ही रहना है, जंगल में ही खाना है, सोना है, रहना है, मर भी जाना है। मोस्ट ट्राइबल्स लाइक द कोड ऑफ उड़ीसा प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब एक जगह के जमीन को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। मेनी ट्राइबल्स ग्रुप्स लाइक वन गुज्जर ऑफ द हिमालयाज, गड्डीज ऑफ कुल्लू एटसेट्रा लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हिमालय के कौन थे और वहां के कौन थे, जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे, ये वन वर्ड क्वेश्चन में आप लोग का आता है। अमॉन्गेस्ट द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, मतलब झारखंड का एरिया। द लैंड बिलोंग टू द क्लान एज अ होल एंड ऑल मेंबर्स हैड इक्वल राइट्स ऑन द लैंड। अब क्लान मतलब एक कबीला, और वो जो है और बाकी जो कबीले के जितने लोग थे सारे लोग, मतलब पूरे जमीन का मालिक कौन होता था, एक फिक्स लैंड का कबीला होता था, और कबीले में जितने लोग होते थे सबको जमीन का अधिकार था। इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। अब इसका ट्राइबल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका असर हुआ, ये जो है। अब आप लोग चिल्ड्रन कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है हम लोग क्लास को वाइंड करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा, इसको लेसन को अच्छे तरह से पढ़िएगा, डोंट लीव द लेसन। एक बार इसको पढ़िएगा, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा। किसी को पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, ma'am. किसी का कोई क्वेश्चन? No, ma'am. No, Anupriya is not in the class. Anupriya Kumari, any question? Ma'am, I am in the class. Ma'am, I am Any in the question? class. No, ma'am. Any question No, from your side? No. Okay. no, ma'am. पढ़